देख रहे हैं। देश को मिली पहली रैपिड ट्रेन की सौगात। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ RRTS कॉरिडोर का शुभारंभ। पीएम मोदी ने नमो भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। बेंगलुरु मेट्रो के पूर्व पश्चिम गलियारे के 2 खंड भी राष्ट्र को समर्पित किए। प्रधानमंत्री ने RRTS ट्रेन में की सवारी, बच्चों से किया संवाद। नमो भारत ट्रेन को बताया देश के आशाजनक भविष्य की झलक। कहा नए भारत की नई यात्रा नए संकल्पों को कर रही है परिभाषित। राजनयिकों की संख्या के मामले में भारत का कनाडा को सख्त जवाब। विदेश मंत्रालय ने कहा राजदूतों को हटाना नहीं है अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों का उल्लंघन। आंतरिक मामलों में लगातार हस्तक्षेप का लगाया आरोप। मिजोरम और छत्तीसगढ़ के पहले चरण के विधानसभा चुनाव के लिए पूरा हुआ नामांकन। 5 राज्यों में चुनाव प्रचार ने पकड़ी रफ्तार। मध्य प्रदेश में बिखरा विपक्षी कुनबा। सपा का कांग्रेस पर विश्वासघात का आरोप। कांग्रेस का पलटवार। इजराइल हमास संघर्ष का 14वां दिन। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने कहा गजा सहायता पर प्रतिबंधों पर स्पष्टता की जरूरत। इजराइल ने कहा हमास को नेस्तनाबूद करने के बाद गजा पर नियंत्रण की नहीं है कोई योजना। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 62 रन से दी शिकस्त। 368 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी पाकिस्तान की टीम 305 रन पर हुई ढेर। वार्नर और मार्श ने खेली शतकीय पारी। नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। 21वीं सदी में आधुनिक परिवहन सुविधा की दिशा में देश की पहली नमो भारत ट्रेन का शुभारंभ हुआ। दिल्ली से मेरठ के बीच रैपिड रेल का खंड 30,000 करोड़ की लागत से बन रहा है, जिसके बनने के बाद दिल्ली से मेरठ की दूरी सिर्फ 1 घंटे रह जाएगी। आज इसके पहले खंड का प्रधानमंत्री ने शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि देश जल, थल, नभ और अंतरिक्ष में नए सामर्थ्य के साथ सिर्फ नई शुरुआत ही नहीं बल्कि नई सिद्धि भी हासिल कर रहा है। जिसका शिलान्यास हम करते हैं उसका उद्घाटन भी हम ही करते हैं। आज भारत की पहली रैपिड रेल सेवा नमो भारत ट्रेन राष्ट्र को समर्पित हो रही है। नमो भारत भविष्य के भारत की झलक है और ये भी बहुत विशेष है कि इस नई ट्रेन में ड्राइवर से लेकर तमाम कर्मचारी महिलाएं हैं, हमारे देश की बेटियां हैं। दिल्ली और मेरठ का ये 80 किलोमीटर से ज्यादा का स्ट्रेच तो एक शुरुआत है। रफ्तार नई, तकनीक नई और नया है पूरा सिस्टम। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में पहली बार एक ऐसी ट्रेन पटरी पर दौड़ी जो नए भारत की शान और नई पहचान बनेगी। नमो भारत ट्रेन की खासियत देख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी खुश नजर आए। उन्होंने कहा भी कि देश को एक ऐसी सुविधा मिली है जो सभी को आनंदित करने वाली होगी। मैंने तो बचपन रेलवे प्लेटफॉर्म पर बिताया है और आज रेलवे का ये नया रूप मुझे सबसे ज्यादा आनंदित करता है। रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का साहिबाबाद से दुहाई डिपो तक 17 किलोमीटर लंबे इस खंड का नाम इतिहास में दर्ज हो गया। इस पर दौड़ी ट्रेन अत्याधुनिक सिस्टम की पहली शुरुआत है और देश के 140 करोड़ भारतीयों के सामर्थ्य की झलक भी।
नमो भारत ट्रेन में आधुनिकता भी है, गति भी है, अद्भुत स्पीड भी है। ये नमो भारत ट्रेन नए भारत के नए सफर और नए संकल्पों को परिभाषित कर रही है। पूरी तरह से आत्मनिर्भर तकनीक, रैपिडेक्स कनेक्ट मोबाइल टिकट ऐप से लेकर प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर तक सब कुछ मेड इन इंडिया। प्रधानमंत्री ने बताया कि बीते 9 साल में देश ने आधुनिक, सुरक्षित और मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के साथ ही ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन पर भी खूब प्रगति की है। इस शताब्दी का ये तीसरा दशक भारतीय रेल के कायाकल्प होने का दशक है और मुझे छोटे सपने देखने की आदत नहीं है और न ही मुझे मरते मरते चलने की आदत है। मैं आज की युवा पीढ़ी को गारंटी देना चाहता हूं, इस दशक के अंत तक आप भारत की ट्रेनों को दुनिया में किसी से भी पीछे नहीं पाएंगे। वंदे भारत, नमो भारत, अमृत भारत ऐसी शुरुआत है जो देश की रेल की तस्वीर को बदल रही हैं। प्रधानमंत्री ने बताया कि ये सभी प्रयास देश के युवाओं और महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में किए जा रहे हैं। बदलते हुए भारत में ये बहुत जरूरी है कि सभी देशवासियों का जीवन स्तर सुधरे, क्वालिटी ऑफ लाइफ और अच्छी हो, लोग अच्छी हवा में सांस लें, कूड़े करकट के ढेर हटें, यातायात के अच्छे साधन हो, पढ़ाई के लिए अच्छे शिक्षा संस्थान हो, इलाज की बेहतर व्यवस्था हो, इन सब पर आज भारत सरकार विशेष जोर दे रही है। प्रधानमंत्री ने देश के हर एक नागरिक को ही अपना परिवार बताया। देश के कर्मचारी हों या किसान, युवा हों या महिलाएं, सभी के लिए मौजूदा सरकार प्राथमिकता के साथ काम कर रही है। उसी दिशा में देश का बनता आधुनिक इंफ्रा भी एक बड़ी पहल है। गिरीश निशाना के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आइए अब आपको बताते हैं कि क्या है RRTS यानी रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम और देश के आम नागरिक को इससे क्या कुछ लाभ मिलने वाला है। RRTS यानी रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम शहरी क्षेत्रों में रेल पारगमन की एक प्रणाली है जो जमीन के नीचे, ऊपर या जमीन पर अपेक्षाकृत उच्च गति से परिचालित होती है। इस प्रोजेक्ट को गति मिली 8 मार्च 2019 को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरठ में इसका शिलान्यास किया और अब दिल्ली मेरठ रूट IRTS कॉरिडोर का शुभारंभ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दिया है। दिल्ली मेरठ RRTS प्रोजेक्ट की कुल अनुमानित लागत 30,000 करोड़ रुपए है। रैपिडेक्स ट्रेन में एक बार में 1,700 लोग सफर कर सकेंगे। इस रूट पर कुल 30 ट्रेनें चलेंगी, जिनमें 10 ट्रेनें साहिबाबाद दुहाई के बीच चलेंगी। प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली को 150 किलोमीटर दूर के कस्बों और शहरों से जोड़ने के लिए RRTS की अवधारणा को साकार कर रहे हैं। ये अग्रणी पहल भारत में पहली बार शुरू की जा रही है। इन ट्रेनों के परिचालन से न केवल लोगों की यात्रा सुगम होगी, बल्कि पर्यावरण को भी राहत मिलेगी। NCRTC के अनुसार 2025 में रैपिडेक्स ट्रेनों से रोजाना करीब 8 लाख लोग सफर करने लगेंगे। ये भी अनुमान है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सशक्त माध्यम मिलने से इस मार्ग पर करीब 1 लाख वाहन कम हो जाएंगे, जिससे वायु प्रदूषण भी काफी कम होगा। यही नहीं, निजी वाहन से दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर सफर करने वाले लोगों को पेट्रोल और महंगे टोल शुल्क से भी जेब पर पड़ने वाले अतिरिक्त शुल्क से निजात मिलेगी। रैपिडेक्स रेल दिल्ली मेरठ कॉरिडोर शुरू होने के बाद ये सफर रोजाना महज 55 मिनट का रह जाएगा, जिसे तय करने में अभी 1.5 से 2 घंटे का समय लगता है।
दरअसल रैपिडेक्स रेल देशवासियों को कनेक्ट करने की पीएम मोदी की व्यापक सोच का हिस्सा है, जिसके तहत आम लोगों को रेल, हवाई सेवा, सड़क, इंटरनेट जैसे सेवाओं में विश्व स्तरीय कनेक्टिविटी उपलब्ध कराई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमो भारत ट्रेन को देश को समर्पित किया। अब ये ट्रेन 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से इस ट्रैक पर दौड़ेगी। फिलहाल ये साहिबाबाद से लेकर दुहाई के बीच दौड़ने वाली है, लेकिन जब इसका कार्य पूरा हो जाएगा तो ये दिल्ली से लेकर मेरठ तक दौड़ेगी। कैमरामैन प्रमोद कुमार के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, गाजियाबाद। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा के केंद्रीय चुनाव समिति की दिल्ली में बैठक हुई। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। मध्य प्रदेश चुनाव के लिए हुई बैठक में नरेंद्र सिंह तोमर, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, देवेंद्र फडणवीस सहित कई नेताओं ने शिरकत की। बैठक में मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव पर मंथन किया गया। राजस्थान चुनाव को लेकर बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद रहे। बैठक में सीईसी सदस्य और राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, अर्जुन राम मेघवाल, प्रहलाद जोशी ने भी हिस्सा लिया। बैठक में राजस्थान विधानसभा चुनाव पर मंथन किया गया। तेलंगाना विधानसभा चुनाव पर बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, प्रकाश जावड़ेकर, देवेंद्र फडणवीस, जी किशन रेड्डी सहित कई नेताओं ने शिरकत की। बैठक में तेलंगाना विधानसभा चुनाव पर मंथन किया गया। विदेश मंत्रालय ने भारत में कनाडा के राजनयिकों की अधिक संख्या और भारत के अंदरूनी मामलों में उनके लगातार हस्तक्षेप को देखते हुए दोनों देशों के बीच राजनयिकों की संख्या में समानता होने की बात कही है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि भारत इस संबंध में कार्यान्वयन के बारे में पिछले 1 महीने से कनाडा के संपर्क में है। मंत्रालय का कहना है कि राजनयिकों की संख्या में समानता लागू करने में भारत की कार्रवाई राजनयिक संबंधों के बारे में वियना संधि के अनुच्छेद 11 के भाग 1 के अनुरूप है। भारत ने कहा है कि ये समानता लागू करने की कोशिश में भारत ने किसी अंतर्राष्ट्रीय नियम का उल्लंघन नहीं किया है। भारत ने कड़े शब्दों में कहा है कि नियमों के मुताबिक उठाए गए हमारे कदम को अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के उल्लंघन के रूप में प्रचारित करने के किसी भी प्रयास को हम अस्वीकार करते हैं। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पर बिजनेसमैन हीरानंदानी से पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने के आरोप के मामले में विवाद गहराता जा रहा है। इस बीच दिल्ली हाईकोर्ट में सांसद महुआ मोइत्रा मामले की सुनवाई टल गई है। अब इस मामले में 31 अक्टूबर को सुनवाई होगी। इस मामले की सुनवाई के स्थगित होने का मतलब ये हुआ कि यथास्थिति बनी रहेगी, यानी कि मीडिया और सोशल मीडिया पर इससे जुड़ी खबर चलाने पर रोक नहीं है। उधर 26 अक्टूबर को संसदीय आचार समिति की बैठक बुलाई गई है, जिसमें सभी पक्षों को सुना जाएगा। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। महुआ मोइत्रा पर आरोप है कि उन्होंने लोकसभा में सवाल पूछने के लिए रिश्वत ली थी और अपने कामों से हीरानंदानी ग्रुप को फायदा पहुंचाया है। महुआ ने अपने ऊपर लगे आरोपों के बाद भाजपा सांसद निशिकांत दुबे, वकील जय अनंत देहदराई और कई मीडिया संगठनों के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने मामले में सुनवाई को 31 अक्टूबर तक टाल दी है, यानी मीडिया और सोशल मीडिया पर इससे जुड़ी खबरें चलाने पर रोक नहीं है। इन सब के बीच महुआ के वकील गोपाल शंकर नारायण ने अपना नाम वापस ले लिया है। दरअसल वकील जय अनंत देहदराई ने आरोप लगाया कि गोपाल शंकर ने उन्हें फोन कर कहा कि एक अन्य कुत्ता चोरी मामले में अगर सीबीआई केस वापस ले लें तो कुत्ते को वापस दिला देंगे। अदालत के सवाल पूछने के बाद गोपाल शंकर नारायण ने अपना नाम वापस ले लिया। I had reached out to him yesterday, that is correct, and had asked him, look, is there any way of exploring a settlement? That's all that the conversation was about. Jay had said he'd get back to me. He didn't get back to me. Today when I appeared, Jay personally said he had an objection to me appearing. I immediately withdrew. वहीं व्यापारी दर्शन हीरानंदानी ने अपने हलफनामे में पूरी तरह से महुआ मोइत्रा को एक्सपोज कर दिया है। हलफनामे में उन्होंने स्वीकार किया कि अडानी पर निशाना साधते हुए केंद्र सरकार से सवाल पूछने के लिए महुआ की संसदीय लॉगिन का इस्तेमाल किया था। साथ ही महुआ मोइत्रा ने महंगे उपहारों की मांग की।
महुआ बहुत ही महत्वाकांक्षी थी, वो राष्ट्रीय स्तर पर जल्द अपना नाम बनाना चाहती थी। ऐसे में महुआ को लगा कि पीएम मोदी पर गौतम अडानी से जुड़े आरोप लगाए जा सकते हैं, क्योंकि दोनों समकालीन हैं और दोनों गुजरात से हैं। हालांकि महुआ इन आरोपों को खारिज करती हैं। ऐसे गंभीर आरोपों के सामने आने के बाद भाजपा महुआ मोइत्रा पर हमलावर है। एक प्रकार से सबजुडिस है, लोकसभा की एथिक्स कमेटी के सामने है, सारा विषय सामने आना चाहिए, क्योंकि संसदीय प्रणाली में घूसखोरी की कोई स्थान नहीं है। This allegation is very serious allegation. It's the shameful that she is elected from Bengal. Seriously condemn this type of unethical practices by the TMC. महुआ मोइत्रा द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गौतम अडानी के खिलाफ टारगेटेड कैंपेन चलाने के लिए सुचिता दलाल, पल्लवी शराफ, अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका FT, NYT, राहुल गांधी, पिनाकी मिश्रा के साथ मिली भगत का भी आरोप लग रहा है। हालांकि सुचिता दलाल महुआ के साथ अपने संबंधों से इनकार करती हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर दोनों के बीच बातचीत के वायरल हो रहे स्क्रीनशॉट पोल खोलने के लिए काफी हैं। हाल ही में भाजपा नेता निशिकांत दुबे ने महुआ मोइत्रा पर व्यवसायी दर्शन हीरानंदानी से रिश्वत लेने का आरोप लगाया था। निशिकांत दुबे ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर टीएमसी सांसद के खिलाफ जांच समिति गठन कर और उन्हें सदन से तत्काल निलंबित करने की मांग की थी। दिलचस्प बात यह है कि पूरे मामले में टीएमसी अपनी ही सांसद महुआ मोइत्रा से दूरी बनाते हुए किसी भी तरह के बयान देने से बचती दिखाई दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले ही इंडी गठबंधन में बिखराव नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव लगातार कांग्रेस पर हमलावर हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंडी गठबंधन पर तंज करते हुए कहा कि दिल्ली में दोस्ती, राज्यों में कुश्ती। इस बीच मध्य प्रदेश के चुनावी रण में उठापटक का दौर भी जारी है। भाजपा के खिलाफ बना विपक्ष का गठबंधन INDIA लोकसभा चुनाव से पहले 5 राज्यों के चुनाव में ही धराशायी होता नजर आ रहा है। पेच मध्य प्रदेश में फंसा, जहां गठबंधन के 2 दल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी आमने सामने हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी लगातार फ्रंट फुट पर आकर कांग्रेस पर आरोपों की बौछार कर रहे हैं। बात विश्वासघात तक पहुंच गई है। अखिलेश यादव का दावा है कि गठबंधन के तहत 6 सीटें देने का वादा किया गया था, लेकिन कांग्रेस ने इन सीटों पर भी अपने उम्मीदवार उतारकर गठबंधन धर्म को तार तार कर दिया है। हालांकि कांग्रेस इसे सामान्य बात मानकर नजरअंदाज कर रही है, तो वहीं भाजपा को चुनावी मौसम में तंज कसने का एक और मौका मिल गया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दोनों पूर्व मुख्यमंत्रियों से बात की। उन्होंने रात के 1 बजे जब मीटिंग खत्म दी, उन्होंने आश्वासन दिया कि 6 सीटें लगभग आपको दी जा सकती हैं। लेकिन जब सूची आई कांग्रेस की, तो जो हमारा सिटिंग MLA है उस पे भी उन्होंने प्रत्याशी घोषित कर दिया। जब चुनाव होता है तो टिकटों पर आपसी खींचतान बहुत स्वाभाविक चीजें हैं। मेरा अपना मानना है कि इंडिया गठबंधन परिवार के एक बड़े ही इम्पोर्टेंट सदस्य हैं अखिलेश जी, और मुझे ऐसा लगता है कि हमारी पार्टी के बहुत सारे लोग उनसे टच में हैं। जैसे बाढ़ आती ना, बाढ़, और बाढ़ का पानी घुसता है तो एक ही पेड़ पे आदमी भी चढ़ जाता है, बंदर भी चढ़ जाता है, सांप भी एक डाल से लिपट जाता है, बिच्छू, चीटे, चिटी, पता नहीं कितने जीव जंतु इकट्ठे हो जाते कि नहीं, क्योंकि नीचे बाढ़ का पानी दिख रहा, मर जाएंगे। तो ये जितने विरोधी दल वाले थे, इनने गठबंधन बना दिया, इंडी गठबंधन, और सब इकट्ठे हो गए। लेकिन इनका गठबंधन बनने के पहले ही टूट गया। अभी सपा के अखिलेश यादव कह रहे थे कि कांग्रेसियों ने धोखा दिया। मध्य प्रदेश में कांग्रेस उम्मीदवारों की घोषणा के बाद से ही टिकट नहीं मिलने से नाराज नेताओं की बगावत का सिलसिला भी जारी है। ताजा मामला कांग्रेस नेता भानु ठाकुर का है, जिन्होंने दतिया के भांडेर से टिकट नहीं मिलने के बाद बीजेपी का दामन थाम लिया है। ऐसे में भाजपा और कांग्रेस एक दूसरे की चुटकी ले रहे हैं। कुछ टिकट कमलनाथ जी ले गए, कुछ दिग्विजय जी ले गए, बाकी हाथ मलते रह गए। अब आपस में लड़ाई मची हुई है, बहुत उठ रहा है, और जितनी संख्या से हम सोचते थे हम जीतेंगे, अब हम उससे ज्यादा जीतेंगे। लोकसभा चुनाव में कई विपक्षी दलों ने एक साथ आकर INDIA गठबंधन तो बना लिया है,
लेकिन विधानसभा चुनावों में यही पार्टियां एक दूसरे का पत्ता काटने में लगी हैं। मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे के सामने खड़े हैं। ऐसे में विपक्षी एकता पर सवाल उठना लाजिमी है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना में भी चुनाव प्रचार जोरों पर है। छत्तीसगढ़ में केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और मनसुख मांडविया ने भाजपा के लिए प्रचार किया, तो वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा राजस्थान के दौसा में चुनावी रैली को संबोधित कर रही थीं। तेलंगाना में भी चुनाव प्रचार चरम पर है। वहां केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और बीआरएस नेता के कविता ने अपने अपने दलों के लिए वोट मांगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के पहले चरण की 20 सीटों के लिए नामांकन के अंतिम दिन विभिन्न दलों के उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किया। इस बीच केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर छत्तीसगढ़ के बीजापुर में बघेल सरकार को कांग्रेस का एटीएम कहा और राज्य के संसाधनों की खुली लूट का भी आरोप लगाया। उन्होंने प्रदेश की भूपेश बघेल सरकार को देश की सबसे भ्रष्ट सरकार बताया। तो वहीं केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता डॉक्टर मनसुख मांडविया ने दंतेवाड़ा में कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता बदलाव का मन बना चुकी है। हालांकि बस्तर में राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि उनकी सरकार ने लोगों का विश्वास जीता है। ये कैसी सरकार है छत्तीसगढ़ की? आप देखिए, यहाँ पर शराब घोटाला होता है 2000 करोड़ का, गोठान घोटाला होता है सैकड़ों करोड़ रुपए का। बिहार में लालू प्रसाद यादव चारा खा गए थे गाय भैंस का, या भूपेश बघेल तो गोबर तक में भी माल खा गए। हमारे दंतेवाड़ा की जनता, छत्तीसगढ़ की जनता बदलाव के मूड की स्थिति में है। कांग्रेस के करप्शन से थक चुकी है। जबरदस्त उत्साह लोगों में, कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है और बस्तर जिले के तीनों विधानसभा हम लोग फिर से भारी बहुमत से जीतेंगे। उधर राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस अपने प्रत्याशियों का नाम फाइनल नहीं कर पा रही है। अभी भी प्रत्याशी पद के दावेदारों को सूची का इंतजार है। इस बीच कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा राजस्थान के दौसा में चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार की उपलब्धियां गिनाई, तो बीजेपी ने कई सवाल उठाए। बीजेपी नेता राज्यवर्धन सिंह राठौर ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और राजस्थान की सरकार पर करारा प्रहार किया। राजस्थान की जो कांग्रेस सरकार रही है, उसने आपके जीवन सफर को मजबूती दी है और उसको आसान करने की कोशिश की है। जिस तरह से राजस्थान में महिला अत्याचार बढ़ा है और आप इस कांग्रेस की बहुत बड़ी महिला नेता हैं, आप 5 साल तक कहाँ थी? गहलोत साहब जो बोल रहे हैं कि कुर्सी छोड़ नहीं रही, सही बोल रहे हैं, कुर्सी छोड़ नहीं रही, लेकिन उसी के लिए जनता छुड़वाने के लिए आ रही है। दक्षिण भारतीय राज्य तेलंगाना में भी चुनाव प्रचार अपने चरम पर है। तेलंगाना में विजय भेरी यात्रा निकाल रहे कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने निजामाबाद में मुख्यमंत्री केसीआर पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीते 1 दशक के दौरान मुख्यमंत्री केसीआर उनके परिवार ने राज्य का शोषण किया है। तो वहीं बीआरएस एमएलसी के कविता ने परिवारवाद पर गांधी परिवार को घेरा। उन्होंने कहा कि आपके परिवार का तेलंगाना को बर्बाद करने में पूरा योगदान है। वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी आज तेलंगाना के सिद्दीपेट में चुनाव प्रचार किया। उन्होंने तेलंगाना की बीआरएस सरकार और कांग्रेस नेता राहुल गांधी दोनों पर जमकर प्रहार किए। 1 लाख करोड़ की लूट के बाद भी मात्र 60% काम समाप्त होता है। केसीआर की पार्टी और सरकार कॉन्ट्रैक्टर का काम करती है। बीजेपी, बीआरएस और एमआईएम एक है, ये एक साथ काम करते हैं। Rahul Gandhi's entire family has a relationship with Telangana. It was Nehruji who forcefully merged us with Andhra and killed our aspirations. देश के 5 राज्यों में 7, 17, 25 और 30 नवंबर को मतदान होना है। वहीं परिणाम 3 दिसंबर को आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। अपने बिहार दौरे का तीसरे और अंतिम दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय गया के तृतीय दीक्षांत समारोह में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत के प्रतिभाशाली युवा न केवल देश में बल्कि दुनिया में हर क्षेत्र में भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि देश दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। जल्द ही ये तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी और इसमें युवाओं का बड़ा योगदान होगा। भारत के प्रतिभाशाली तथा परिश्रमी युवा
विश्व की अनेक अर्थव्यवस्थाओं को तथा उन देशों में ज्ञान विज्ञान की प्रगति को अमूल्य योगदान दे रहे हैं। आज भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी तथा सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली मेजर इकोनॉमी है। शीघ्र ही विश्व की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का हमारा राष्ट्रीय लक्ष्य है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने में हमारी युवा पीढ़ी का महत्वपूर्ण योगदान होगा। भारत के सामने आने वाली कई आर्थिक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए नई दिल्ली में कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन को वित्त मंत्री और आरबीआई गवर्नर ने संबोधित किया। इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ द्वारा आयोजित और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा प्रायोजित कौटिल्य इकोनॉमिक कॉन्क्लेव में बोलते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पिछले 9 सालों में देश में जो विकास की रफ्तार पकड़ी है, इससे पहले कभी नहीं देखी गई। हम अपने आधारभूत ढांचे को मजबूत कर रहे हैं और यह प्रक्रिया बहुत मजबूती से जारी है। उन्होंने कहा कि आज हम जो भी आर्थिक फैसले लेते हैं उसमें इस बात का पूरा ख्याल रखा जाता है कि इन योजनाओं का अगली पीढ़ी पर क्या कोई बोझ पड़ेगा। इस बात की चिंता करते हैं कि योजनाओं को कैसे पूरा किया जाए। We've reached a stage where what we took for granted is no longer to be taken for granted. We thought that if there is a disruption somewhere, the WTO would come into play. If there is a huge big pandemic, the WHO would come to play. Similarly, in developmental agenda of different countries at different levels of development, there would be timely and periodic interventions with which you will see some change with the spirit of inclusiveness so that less developed countries will also have some traction towards achieving their aspirations. But we find that less effective in all across the board in all these institutions. So that's one factor that we keep before us. सम्मेलन में बोलते हुए आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि 2023-24 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ 6.5% होने की उम्मीद है, जो पूरी दुनिया के लिए न्यू ग्रोथ इंजन के रूप में काम करेगी। आने वाले समय में भारत में इन्फ्लेशन रेट कोविड के बाद पहली बार सिंगल डिजिट में होने की उम्मीद है। इकोनॉमिक एक्टिविटी इन इंडिया एग्जिबिट्स रेसिलियंस ऑन द बैक ऑफ स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक डिमांड। Real GDP growth for 23-24, that is for the current year, is projected at 6.5% by the Reserve Bank, and India is poised to become the new growth engine of the world. आर्थिक मुद्दों पर चर्चा के लिए आयोजित कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन 3 दिनों तक चलेगा। इस विश्व स्तरीय मंच के जरिए आने वाले दिनों में अर्थव्यवस्था को कैसे मजबूत करना है, इस पर विस्तार से मंथन होगा। ऋषि कुमार, डीडी न्यूज, दिल्ली। भारत एक बार फिर अपनी अंतरिक्ष के क्षेत्र में लंबी छलांग लगाने को तैयार है। इसरो 21 अक्टूबर को श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से परीक्षण यान TVD-1 को लॉन्च कर गगनयान मिशन के लिए मानव रहित उड़ान का परीक्षण शुरू करेगा। लॉन्चिंग के दौरान क्रू मॉड्यूल को आउटर स्पेस तक भेजा जाएगा। इसके बाद बंगाल की खाड़ी में लैंडिंग कराई जाएगी। भारतीय नौसेना इसकी रिकवरी करेगी। इस टेस्ट उड़ान की सफलता के आधार पर ही आगे मिशन गगनयान की योजना बनाई जाएगी। चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक सफलता के बाद भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो अपने स्वर्णिम अंतरिक्ष इतिहास में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल करने की राह पर चलने को तैयार है। 21 अक्टूबर को गगनयान मिशन के टेस्ट व्हीकल यानी परीक्षण वाहन ऑर्बिट मिशन 1 TVD-1 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया जाएगा। परीक्षण के दौरान क्रू मॉड्यूल को अंतरिक्ष में ले जाया जाएगा। इसके बाद इसे पृथ्वी पर वापस लाकर बंगाल की खाड़ी में उतारा जाएगा और इस दौरान ये देखा जाएगा कि जब गगनयान में अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा जाएगा तो उनके सुरक्षा मानकों में कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई है। So we will create an abort condition which is corresponding to speed of the rocket becoming speed of the sound. So at that time we will abort and then create decelerate in the crew module back to sea. Then we'll go there and collect it and see how the whole of the system performs. इस परीक्षण यान TVD-1 के 3 हिस्से होंगे। सबसे पहला हिस्सा है अबॉर्ट मिशन के लिए बनाया गया सिंगल स्टेज लिक्विड रॉकेट। ये क्रू मॉड्यूल और CES यानी क्रू एस्केप सिस्टम को ऊपर ले जाएगा। दूसरा हिस्सा है CM यानी क्रू मॉड्यूल, जो इस यान का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है क्योंकि अंतरिक्ष यात्रियों को इसी के अंदर भेजा जाना है। इसके अंदर चालक दल के लिए पृथ्वी जैसा वातावरण बनाया जाएगा
और तीसरा हिस्सा है CES यानी क्रू एस्केप सिस्टम। इस सिस्टम का काम ये सुनिश्चित करना है कि लॉन्च पैड पर या चढ़ाई के दौरान किसी भी आपात स्थिति में क्रू मॉड्यूल को चालक दल के साथ सुरक्षित दूरी पर ले जाया जाए। अब आपको बताते हैं कि आखिर इस परीक्षण में कौन कौन से चरणों को शामिल किया गया है। उड़ान भरने के बाद का पहला चरण है एसेंट फेज यानी चढ़ाई वाला चरण। इसमें टेस्ट व्हीकल यानी परीक्षण यान क्रू मॉड्यूल और क्रू एस्केप सिस्टम को ऊपर ले जाएगा। HEM फायरिंग के दौरान इससे क्रू मॉड्यूल और क्रू एस्केप सिस्टम अलग हो जाएंगे। दूसरा चरण है CES फेज, जिसमें CM यानी क्रू मॉड्यूल को सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाने के लिए पैराशूट खोलकर लैंड करने का परीक्षण किया जाएगा। ये श्रीहरिकोटा के तट से करीब 10 किलोमीटर दूर बंगाल की खाड़ी में उतरेगा। ये परीक्षण सुनिश्चित करेगा कि अंतरिक्ष यात्रा के दौरान कुछ गड़बड़ी होने पर अंतरिक्ष यात्री सुरक्षित धरती पर वापसी कर सकें। इसके बाद CM यानी क्रू मॉड्यूल को चालक दल के साथ सुरक्षित दूरी पर पहुंचाने के बाद CES यानी क्रू एस्केप सिस्टम अलग होकर आगे बढ़ेगा और कुछ दूरी तय करने के बाद CES यानी क्रू एस्केप सिस्टम भी बंगाल की खाड़ी में उतर जाएगा। परीक्षण यान D1 यानी TVD1 के बाद D2, D3, D4 परीक्षण किए जाएंगे। इसके बाद मिशन गगनयान के तहत मानवयुक्त विमान अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। अगर ये मिशन कामयाब होता है तो अमेरिका, चीन और रूस के बाद भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा। आयशा खानम, DD न्यूज़, बेंगलुरु। CBIC चेयरमैन संजय कुमार अग्रवाल ने DD न्यूज़ से खास बातचीत में बताया है कि स्पेशल कैंपेन के तीसरे चरण के तहत विभाग में लंबित शिकायतों का 90% निस्तारण का काम पूरा कर लिया गया है। अक्टूबर माह में पूरे देश में विशेष कैंपेन चलाया जा रहा है। GST कलेक्शन पर संतोष व्यक्त करते हुए उन्होंने बजट लक्ष्यों को प्राप्त करने का भरोसा जताया। बता दें कि इस साल के लिए बजट में 15.34 लाख करोड़ का अप्रत्यक्ष कर संग्रह का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। नमस्कार, DD न्यूज़ पर आप सभी लोगों का स्वागत है। 1 जुलाई 2017 को जब से GST की देश में शुरुआत हुई है तब से एक बहुत लंबा सफ़र GST की व्यवस्था ने तय किया है। हमारे साथ बहुत ही ख़ास मेहमान इस वक्त हैं DD न्यूज़ पर CBIC के चेयरमैन श्री संजय कुमार अग्रवाल जी। संजय, बहुत बहुत धन्यवाद वक्त देने के लिए। GST के जो करेंट ट्रेंड्स हैं वो देश की अर्थव्यवस्था की क्या कहानी बताते हैं? GST के रेवेन्यू कलेक्शन के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि इस साल में जो GST का रेवेन्यू कलेक्शन है वो प्रत्येक मंथ 1.6 लाख करोड़ की फिगर को क्रॉस कर रहा है और जिसके चलते हमें ये लगता है कि GST का इस साल में रेवेन्यू कलेक्शन बहुत अच्छा रहेगा। लास्ट ईयर भी ये कलेक्शन बहुत अच्छा रहा था। साथ में मैं ये भी कहना चाहूँगा कि GST का जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो जो GDP की नॉमिनल ग्रोथ है उससे ऊपर चल रहा है और जिससे लगता है कि GST में जो कॉम्प्लाइंस लेवल्स हैं, जो अनुपालना का जो परसेंटेज है वो भी बढ़ रहा है और ये जो GST के रिटर्न्स फाइलिंग की जो परसेंटेज है वो 90% को क्रॉस कर गई है, उससे भी इंडिकेट होता है। तो आपको लगता है कि जो बजट के टारगेट्स हैं उसको आप मीट कर पाएंगे या फिर उससे बेहतर कर पाएंगे इन ट्रेंड्स को देखते हुए? ये जो ट्रेंड्स हैं उसको देखते हुए हमें पूरी उम्मीद है कि हम जो टारगेट्स हैं उसको मीट कर पाएंगे और इसी दिशा में हमारे निरंतर प्रयास चल रहे हैं। तो सर, जो CBIC का जो स्पेशल कैंपेन है जिसका तीसरा चरण आपने शुरू किया है ग्रीवांस रिड्रेसल के लिए, उसका असर क्या पड़ेगा? उसमें अभी तक कहाँ तक कामयाबी मिली है आपको? इस स्पेशल कैंपेन के बारे में मैं ये मेंशन करना चाहूँगा कि लास्ट ईयर भी ये कैंपेन बहुत सक्सेसफुल चला था और इस साल ये कैंपेन 2 अक्टूबर से 30 अक्टूबर के बीच में रहेगा और ये लोक सुधार एवं शिकायत मंत्रालय के द्वारा चलाया जाता है और इस दिशा में जो उनके माननीय मंत्री हैं उन्होंने इस ऑफिस का भी विज़िट किया था और 2 अक्टूबर से ये कैंपेन पूरी जोर शोर से पूरे देश में CBIC के ऑफिसेज़ में चल रहा है। इस कैंपेन में ना केवल अपनी सराउंडिंग्स को क्लीन रखने के लिए कार्य किया जाता है बल्कि जो हमारे पास में जो पब्लिक ग्रीवेंसेस जो पेंडिंग है या उनके अगेंस्ट में जो अपील्स पेंडिंग है और VIP रेफरेंसेस जो पेंडिंग है उनके निष्पादन का भी भरपूर प्रयत्न किया जाता है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो
जो हमारे पास में जो पब्लिक ग्रीवेंसेस हैं या उनकी अपील्स हैं उसका 90% जो पेंडेंसी थी वो ऑलरेडी हमने डिस्पोज ऑफ कर दी है। उसके साथ साथ हमारे यहाँ जो प्रेमाइसिस को जो क्लीन करने के लिए जो प्रयत्न किए जा रहे हैं उसमें हमने आउटसाइड लोकेशंस को भी चूज़ किया और इसकी क्लीनलीनेस ड्राइव में अभी तक हमने करीब 48,000 स्क्वायर फीट का एरिया क्लियर किया है और लास्ट ईयर ये फिगर 65,000 स्क्वायर फीट थी, लेकिन अभी क्योंकि कैंपेन में काफ़ी दिन बाकी हैं तो हमें पूरी उम्मीद है कि इस लक्ष्य को और इससे आगे हम काफ़ी आगे तक पहुंचेंगे। इस संदर्भ में मैं कुछ जो स्पेशल जहां पे ड्राइव चली है उसके बारे में मेंशन करना चाहूँगा कि हमारे यहाँ दिल्ली में जो एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स है वहाँ पे करीब 2000 स्क्वायर फीट जगह इसके द्वारा खाली की गई है और करीब 20 टन पेपर और या फाइलें हमने उस कैंपेन में उनका डिस्पोजल किया है। और मैं इस दिशा में ये भी बताना चाहूँगा कि हमारा जो ट्रिब्यूनल है वहाँ पर एक स्पेशल कैंपेन चलाया जा रहा है जिसमें उन्होंने 10 लाख फाइलों का डिजिटाइजेशन का लक्ष्य रखा है और लगभग 50% उन्होंने अभी तक इसको अचीव कर लिया है। इस कैंपेन के दौरान यद्यपि हमारा लक्ष्य प्रेमाइसिस को क्लीन रखना है लेकिन इसके बियॉन्ड भी हम लोग गए हैं और नशा मुक्त भारत अभियान में हमने नारकोटिक्स का भी डिस्ट्रक्शन किया है 6 कस्टम्स लोकेशन में जिसमें मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, लुधियाना आदि शामिल हैं। वहाँ पे हमने काफ़ी मात्रा में जो नारकोटिक्स ड्रग्स और सिगरेट्स हैं उनका डिस्ट्रक्शन किया है। इसके अलावा मैं ये भी बताना चाहूँगा कि पर्यावरण की दिशा से R22 के हमने 280 सिलेंडर उनको भी दिल्ली में डिस्ट्रॉय किया है क्योंकि ये ओजन डिप्लीटिंग सब्सटेंस है और ये पर्यावरण को हानि पहुंचाता है। इस दिशा में भी कस्टम विभाग लगातार प्रयत्नशील है और अपना कंट्रीब्यूशन कर रहा है। एक सवाल जो मैं आपसे ये समझना चाह रहा था कि जो फेक ITC का इस्तेमाल करके जो कंपनियां काम कर रही हैं उनको भी एक्सटर्नल मैसेजिंग देना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अर्थव्यवस्था के लिहाज से ऐसी प्रैक्टिसेस नहीं होनी चाहिए। तो CBSE चेयरमैन के तौर पर आप ऐसी कंपनियों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो फर्जी कंपनियों का इस्तेमाल करके ITC क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही हैं? मैं इस विषय में ये बताना चाहूँगा कि जैसा कि आप सभी लोगों ने इसमें पढ़ा भी होगा न्यूज़पेपर में क्योंकि ये खबरें आती रहती हैं कि जो फेक ITC जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो उसकी काफ़ी जटिल समस्या है और उसके लिए लोग दूसरों की अपना आइडेंटिटी या तो चुरा कर या प्रलोभन देकर प्राप्त कर लेते हैं। उसके द्वारा फिर वो अपनी फर्मों को रजिस्टर कराकर आगे फेक ITC पास ऑन करते हैं। ये GST के संग्रहण में भी बाधा देता है और इसके लिए डिपार्टमेंट ने स्पेशल कैंपेन चलाया है। 2000 में ये कैंपेन स्टार्ट किया गया था और अभी तक करीब 57,000 करोड़ का GST अपवंचन इसमें हमने पाया और करीब 500 से ज़्यादा लोगों को हमने इसमें अरेस्ट भी किया है। और ये कैंपेन हमारा चल रहा है। इसमें हम मास्टरमाइंड जो हैं जो इसके पीछे छुपे हुए हैं और जो इसके रियल बेनिफिशरीज़ हैं उनके अगेंस्ट में ये कैंपेन चल रहा है। उनकी काफ़ी धरपकड़ हो रही है और मेरी पब्लिक से ये आग्रह है कि जो बिजनेसेस हैं वो अपना बिजनेस क्लीन रखें और इस तरह के जो अपना जो एलिमेंट्स हैं उनके साथ में उनके प्रलोभन में ना आए। DD न्यूज़ ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के चेयरमैन नितिन गुप्ता से भी खास मुलाकात में देश में डायरेक्ट टैक्स सिस्टम को लेकर कई अहम सवाल किए। इस एक्सक्लूसिव बातचीत में CBDT चेयरमैन ने भरोसा जताया कि देश में डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन काफ़ी अच्छा है और बजट के लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर लिया जाएगा। हमने क्रिप्टो और ऑनलाइन गेमिंग पर लगाए गए टैक्स पर भी उनसे सवाल किए। आपको दिखाते हैं ये DD एक्सक्लूसिव। DD न्यूज़ पर इस वक्त हमारे साथ हैं बहुत ही खास मेहमान श्री नितिन गुप्ता जी जो कि चेयरमैन हैं CBDT के सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन, जिनके ऊपर जिम्मेदारी है देश के डायरेक्ट टैक्सेशन सिस्टम पूरी व्यवस्था की अगुवाई करने की। हाल ही में इनका कार्यकाल बढ़ाया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद नितिन जी वक्त निकालने के लिए। देश में डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन की भी मौजूदा स्थिति को देखें तो उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें और क्या आप संतुष्ट? बहुत अच्छी स्थिति है इस समय डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन की और हम लोगों ने 10
9 अक्टूबर तक का डेटा कंपाइल किया था और उसके तहत हम ये पा रहे हैं कि हम काफ़ी सुदृढ़ स्थिति में हैं और जो कलेक्शन हो रहा है बहुत अच्छा कलेक्शन हो रहा है। नेट कलेक्शन की जो ग्रोथ है वो 22% से अधिक की रही है, जबकि ग्रॉस कलेक्शन की ग्रोथ लगभग 18% की है। रिफ़ंड हम लगभग 1.5 लाख करोड़ से ज़्यादा की जारी कर चुके हैं। इसलिए इन सब तथ्यों को देखते हुए हमारा पूर्ण विश्वास ये है कि हम जो बजट में जो एस्टिमेट दिए गए हैं, टारगेट दिया गया है 18,23,000 करोड़ का है, उसको हम पूरा करेंगे और अधिक एक्सीड भी करेंगे। आपने रिफ़ंड की बात की और रिफ़ंड को लेकर के पूरे देश में मुझे लगता है बहुत पॉजिटिव सेंटिमेंट है, लोगों को बहुत ही क्विक रिफ़ंड्स। ये पूरा जो तकनीकी रूप से हम लोगों ने इसको स्ट्रॉन्ग किया, उसको लेकर के इस साल क्या ट्रेंड नज़र आया आपको? आपको क्या फीडबैक मिल रहा है? हमें बहुत अच्छा फीडबैक मिल रहा है और जो टैक्स पेयर हैं और जो टैक्स डिपार्टमेंट है उसके बीच में जो तालमेल है, जो ट्रस्ट है, जो एक विश्वास होता है वो और गहरा हो रहा है। पिछले वर्ष भी बहुत अच्छा ये पूरा रिटर्न फाइलिंग और रिफंड इशू रहा था, इस वर्ष भी इसी प्रकार का ट्रेंड है और इस साल हमने प्रोसेसिंग टाइम को घटाने का पूरा प्रयास किया है, त्वरित की है प्रक्रिया को और इसमें टेक्नोलॉजी का पूरा योगदान रहा है हमें। और दूसरा, हमने टिन 2 एक नया मीडियम है जिसके तहत हम रिफ़ंड जारी कर रहे हैं। पहले रिफ़ंड बैंकर के थ्रू होता था, अब टिन 2 की व्यवस्था को लगाया है जिसमें मैनुअल इंटरफेरेंस नहीं है कोई। पहले कुछ प्रक्रिया मैनुअल थी, वो उनको हटा दिया गया है, तो उससे भी प्रक्रिया में हमें सहूलियत हुई है, टैक्स पेयर्स को सहूलियत हुई है। सो हमें लगता है कि ये एक अच्छा टैक्स पेयर और विभाग के बीच में बहुत अच्छा तारतम्य है और हम कोशिश कर रहे हैं कि और ये इम्प्रूव हो। सर, अब तेज़ी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था है भारत और अब कई सारे यंगस्टर्स हैं जो वर्कफोर्स में शामिल हो रहे हैं कलेक्शन का। उस लिहाज से अभी कितने लोग जो हैं वो डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन अभी फाइल कर रहे हैं और ये क्या संख्या आगे बढ़ने की उम्मीद है? लगभग इस समय हमारे पास लगभग 7.5 करोड़ रिटर्न आ चुके हैं और अभी प्रक्रिया जारी है। 31 दिसंबर लास्ट डेट रहेगी इस साल की रिटर्न फाइलिंग की। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष जो 31 जुलाई को हमने डेटा कंपाइल किया था उसमें नए रिटर्न फाइलर्स की संख्या लगभग 53 से 54 लाख के बीच थी। तो हमारा ये अनुमान है कि ये बहुत अच्छा ग्रोथ है और हम आशान्वित हैं कि हम जो पिछले साल जितने रिटर्न आए थे उससे अधिक रिटर्न फाइल होंगे और हम टैक्स बेस को बढ़ा पाएंगे। टैक्स बेस की ग्रोथ लगभग 5% की दर पे पिछले वर्ष हुई थी, देखते हैं इस वर्ष कितना रहता है। बजट में स्पष्ट तौर पर ये कहा गया था कि जो न्यू टैक्स रिजीम है उसको एक तरह से डिफ़ॉल्ट रिजीम कर दिया जाएगा। उसको लेकर के इस साल के ट्रेंड क्या दिखाई देंगे? क्या वाकई लोग उत्सुक हो, मतलब आकर्षित हो रहे हैं इस नए रिजीम में जिसमें आपने एग्जेम्पशंस को ख़त्म किया है, चीज़ों को सिंप्लीफाई किया है? नई रिजीम का एक नया एक स्वरूप दिया गया था बजट 2023 में, वो असेसमेंट ईयर 24-25 पे लागू होगा। यानी कि जो अगले वर्ष रिटर्न आएंगी उससे हमें सारा डेटा मिलेगा और चूँकि टैक्स पेयर के पास ये सुविधा है कि वो अपना विकल्प चुन सकता है और वो रिटर्न फाइलिंग तक चुन सकता है, तो अभी ये कहना बड़ा कठिन है कि कैसा रुझान है। परंतु चूँकि ये जो नया स्वरूप है बहुत ही स्वीटेंड है, 7 लाख तक टैक्स नहीं है, सरचार्ज में भी कटौती है हायर इनकम पे, और जो ओवरऑल हम देखते हैं कि टैक्स की बचत होगी। हमारा मानना ये है कि लगभग 2/3 लोग इस तरफ स्विच ओवर करेंगे और वो उससे लाभान्वित होंगे, इससे डेफिनेटली स्विच ओवर करेंगे। तो ये सी उम्मीद के संग हम हैं और चूँकि टैक्स की ग्रोथ अच्छी ही आ रही है, जैसा मैंने आपको पहले बताया, ऐसा लगता है कि इसकी तरफ अच्छा रुझान रहेगा। सर, आप लोग बिग डेटा एनालिटिक्स पे भी काम कर रहे हैं, आंकड़े खुद बताते हैं कि ट्रेंड्स क्या हैं। तो अगर हम नंबर्स में थोड़ा सा जाएं तो कॉर्पोरेट टैक्सेशन के लिहाज से जब आपने कंसेशंस दिए उसके बाद में क्या वाकई लोगों ने इसका फ़ायदा उठाया और उसका ज़मीन पर कुछ असर दिख रहा है आपको? कॉर्पोरेट टैक्स में हमारी ग्रोथ उतनी नहीं है जितनी किसी समय हुआ करती थी और इस समय हम लगभग 8% की दर पे ग्रो कर रहे हैं।
इससे एक चीज़ इंगित होती है कि जो हमारी ग्रोथ कभी 12% 15% होती थी वो 8% है, यानी कि कुछ लोग जो रिड्यूस्ड रेट है, न्यू रिजीम है कॉर्पोरेट टैक्स की 15% की या 22% की, उसमें स्विच ओवर हुए हैं। नंबर एक बात। दूसरी, जो हम रफ डेटा हमने पिछले वर्ष का जो कुछ हम एनालाइज कर पाए, हम ये पा रहे हैं कि लगभग 60% जो सपोज ग्रोस प्रॉफिट आता है कंपनियों का एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल पे, उसमें से 60% हैव शिफ्टेड टू द लेसर रेट ऑफ टैक्सेशन, 15% या 22% वाले पे। तो ये एक इंगित कर रहा है कि जो टैक्स पेयर है वो नई रिजीम जो टैक्स की है कॉर्पोरेट टैक्स में उस तरफ गया है, और हमारी उसका परिणाम ये हुआ है कि हमारी जो ग्रोथ रेट है वो घट के लगभग 8% पे आ गई है। क्या कॉर्पोरेट्स की ज़िंदगी आसान हुई है? ईज़ ऑफ लिविंग के लिहाज से जो आपने जो कदम उठाए, वहाँ पर इंडस्ट्री का फीडबैक आपको क्या मिल रहा है? इंडस्ट्री का फीडबैक पॉजिटिव ही है। एक तो ये है कि उनके पे दर कम है, दूसरा उनको डिडक्शन एग्जम्पशन का जो लिटिगेशन हो सकता था, जिसके लिए उनको कागजात रखने पड़ते थे, जो समस्याएं उत्पन्न होती थी, वो सिंप्लीफाई हो गया। क्या उसमें कुछ कमी आई है सर? कुछ डेटा हमें बताता है कि जो लिटिगेशंस हैं वो भी कम हुए हैं इस वजह से? इमीडिएटली तो हम नहीं कह सकते, लेकिन डिडक्शन एग्जम्पशन ही मुख्य स्रोत रहता है, जहाँ पे कि विभाग का कहना ये होता है कि ये अलाउबल नहीं है और टैक्स पेयर कहता है कि मुझे ये मिलना चाहिए। तो वो चूँकि वो डिस्प्यूट का जड़ पे ही ख़त्म हो गया, इसलिए हमारा मानना ये है कि ये विभाग के लिए, टैक्स पेयर के लिए और देश की इकोनॉमी के लिए सरलीकरण बेहद फ़ायदेमंद होगा। क्रिप्टो एसेट्स को लेकर के जो आपने बजट में ऐलान किया था, उसको लेकर के क्या ट्रेंड्स दिखाई दे रहे हैं? ऑनलाइन गेमिंग पे भी नई शुरुआत की गई टैक्स की, तो जो रुझान है वो क्या कहते हैं? क्रिप्टो एसेट आए पिछले वित्त वर्ष में, एक नई पद्धति दी गई क्रिप्टो के लिए, हम लोगों ने दी, और उसका हम जो देख रहे हैं इस साल लगभग 100 करोड़ रुपया का TDS हमारे पास आया है पिछले 6 महीने में। जो ऑनलाइन गेमिंग थी वो रिजीम इस वर्ष दी हमने, और उसका जो 6 महीने में रुझान जो लगभग 500 करोड़ का हमारे पास, 600 करोड़ का हमारे पास कुल टैक्स अभी TDS के मार्फत आया है। तो अच्छा लग रहा है हमको कि ये जो है दोनों जो सेक्टर्स हैं उनके ऊपर एक स्ट्रीमलाइंड वे में कार्य हो रहा है, और हमें आशा है कि ये भी सरलीकरण की प्रक्रिया है, तो उससे टैक्स पेयर्स को जो इस क्षेत्र में कार्य करते हैं उनको सुविधा होगी और हमें भी ये अच्छा रहेगा। फाइनली आपके जो स्टेक होल्डर्स हैं, टैक्स पेयर्स, अगर आप उनसे कुछ कहना चाहते हैं? मैं यही गुजारिश करना चाहूँगा कि वो अपना सही विवरण, सही आय का विवरण बनाएं, सही टैक्स अदा करें, समय पे अदा करें, और हम सेवा में तत्पर हैं। हमारा जो फैसिलिटेशन हम करना चाहते हैं वो हम कर रहे हैं, और अधिक हमसे अगर आशा है तो हम उस आशा को पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए और दूरदर्शन न्यूज़ पर बात करने के लिए। धन्यवाद। शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग के सचिव के संजय मूर्ति और जोहो कॉरपोरेशन के CEO पद्मश्री डॉक्टर स्वयंभू ने कृषि, स्वास्थ्य और टिकाऊ शहरों में 990 करोड़ रुपए की लागत से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI में उत्कृष्टता के 3 केंद्रों का चयन और समर्थन करने के लिए शीर्ष समिति की पहली बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक में कई विशेषज्ञों ने भी शिरकत की। बैठक में समिति ने निदेशक के अधीन सचिवालय स्थापित करने का निर्णय लिया है। भारतीय पुरातात्विक महत्व से संबंधित दिल्ली की ऐतिहासिक धरोहरों के जीर्णोद्धार के क्रम में महरौली स्थित पुरातात्विक उद्यान का पुनरुद्धार और इमारतों का पुनर्विकास किया गया है। यहाँ पर स्थित झील अब साफ सफाई के बाद एक रमणीय स्थल बन गई है, जो दिल्ली वासियों को दीपावली से पहले केंद्र सरकार की तरफ से एक शानदार तोहफा है। इस विषय पर केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी से बात की हमारे संवाददाता OP यादव ने।
मेहरौली स्थित पुरातात्विक उद्यान की खूबसूरती में चार चांद लगे हैं, क्योंकि इसको दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी के सहयोग से अब इसमें जीर्णोद्धार के साथ साथ इसका पूर्णोद्धार भी हो गया है। भविष्य में इस दिल्ली को कितनी खूबसूरत और बेहतरीन बनाया जाएगा, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ खुद केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी जी मौजूद है। मैडम, हमेशा आपका साफ सफाई पे लगातार ध्यान रहता है और हम जो पीछे नज़ारा देख रहे हैं एक रमणीय स्थल से कम नहीं है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, दिल्ली का इतिहास बहुत ही पुरातत्व इतिहास है और कुछ इस प्रकार से रहा कि दिल्ली को थोड़ा सा अनदेखा रहा ये सब इतिहास। अब हमारा प्रयास है कि दिल्ली में खुली हवा और लोगों के बैठने उठने के स्थान तैयार हों, ताकि जो देश के और दिल्ली के ऐतिहासिक स्थल हैं वो रमणीक स्थल बने और अधिक से अधिक जनता अपने आप को उनके साथ भावनात्मक रूप से भी जुड़े, और तभी जब जुड़ती है तो तभी उसको प्रिजर्व करती है, कंजर्व करती है, उसकी देखभाल करती है। एक ज़माने में ये वाटर बॉडी रही होगी, पानी का यहाँ पे एकत्र करके इसको चलाया जाता होगा और ये बहुत ही पुरातत्व स्थान है। लेकिन इसकी पहचान बनी मेटकाफ बोट हाउस के रूप में या 12वीं-13वीं शताब्दी के रूप में कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन ये 7वीं-8वीं शताब्दी की स्थान है और लगातार दिल्ली बसी रही, लेकिन सबको इसकी जानकारी नहीं है। तो एक तरफ तो ऐतिहासिक जानकारी, दूसरी तरफ ओपन स्पेसेस, साफ जगहें, हरियाली, जिसको अधिक से अधिक लोग जो है उसकी देखभाल में जुड़े और स्थान को मेंटेन करने में लगे। उजड़ती दिल्ली, फिर बनती और संवरती दिल्ली और अब एक खूबसूरत दिल्ली, तो अगला कारवां कहाँ का होगा अगर हम आपके श्रीमुख से सुनना चाहें तो? वो कहते हैं हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। तो हज़ारों जगहें हैं जिसको ठीक करना है, जिसके बीच काम करना है, लोगों के बीच सही संदेश देना है। एक के बाद एक हमारा प्रयास है कि चाहे वो स्वच्छता का विषय हो, चाहे वो जल संरक्षण का विषय हो, चाहे वो भारत की पुरातत्व धरोहर को संभालने का विषय हो, हम प्रयासरत हैं। तो केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी, जिनका मानना है कि दिल्ली के मेहरौली स्थित उद्यान की न केवल पौराणिक विरासतों को संरक्षित और पुनरुद्धार करने का काम हुआ है, बल्कि दीपावली से पहले दिल्ली के नागरिकों को एक बेहतरीन रमणीय स्थल देने का तोहफा भी मिला है। मेरे सहयोगी कैमरामैन आलोक गुप्ता और श्रीनिवास के साथ में ओपी यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। इजराइल और हमास के बीच युद्ध के 14 दिन बीत चुके हैं। इस बीच हमास ने बंधक बनाए गए 2 अमेरिकी नागरिकों को रिहा किया है। संभवतः उन्हें मिस्र स्थानांतरित किया जाएगा। हालांकि हालात और भी खराब होते जा रहे हैं। मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है, घायलों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है। वहीं इजराइल युद्ध की घोषणा के बाद से ही हमास के आतंकियों के ऊपर किसी भी तरह से रहम दिखाने के मूड में नहीं है। इजराइल के करीब 1000 टैंक गजा की सीमा के अंदर घुसने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। आईसीसी विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 62 रन से हरा दिया है। जीत के लिए मिले 368 रन का पीछा करने उतरी पाकिस्तान की टीम 45 ओवर 3 गेंद में 305 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। इमाम उल हक और अब्दुल्ला शफीक ने पाकिस्तान को अच्छी शुरुआत देते हुए पहले विकेट के लिए 134 रन जोड़े। दोनों बल्लेबाजों ने अर्धशतक लगाने में सफलता पाई। शफीक 64 और इमाम 70 रन बनाकर आउट हुए। बाबर आजम ने 18 और शकील ने 30 रन की पारी खेली। इसके बाद रिजवान ने इफ्तिखार अहमद के साथ मिलकर तेज़ी से रन बनाए। इफ्तिखार ने 26 रन बनाए, रिजवान 46 रन बनाकर आउट हुए। ऑस्ट्रेलिया के लिए एडम जैम्पा ने 4 विकेट लिए। ऑस्ट्रेलिया की प्रतियोगिता में ये दूसरी जीत है। इससे पहले पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। बेंगलुरु में हो रहे इस मुकाबले में डेविड वार्नर, मिशेल मार्श ने ऑस्ट्रेलिया को मजबूत शुरुआत दी। दोनों बल्लेबाजों ने तेजी से रन बनाते हुए 200 से अधिक रन की साझेदारी निभाई। इसी बीच वार्नर और मार्श दोनों ने अपने अपने शतक पूरे किए। मार्श 121 रन बनाकर आफरीदी की गेंद पर आउट हुए। मैक्सवेल अगली ही गेंद पर बगैर कोई रन बनाए आउट हो गए। स्मिथ भी ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए और 7 रन बनाकर आउट हो गए। वार्नर ने तेज़ी से रन बनाना जारी रखा और अपने 150 रन पूरे किए। वो 163 रन बनाकर आउट हुए। मार्कस स्टोइनिस ने 21 रन का योगदान दिया। ऑस्ट्रेलिया ने 50 ओवर में 9 विकेट पर 367 रन बनाए। पाकिस्तान के लिए शाहीन अफरीदी ने 5 और हैरिस रऊफ ने 3 विकेट लिए। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।